हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 11वें चैप्टर जीव और पर्यावरण का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चैप्टर काफी ज्यादा लाजवाब है। इस चैप्टर से बात कर ले बच्चों तो 4 से 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके हर साल 100 में 100% पूछे जाते हैं। और वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस चैप्टर में या पिछले भी जो हमने देखे हैं इनसे बाहर पूछे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मे भी हो सकता है 1-2% थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बट आपको पूरा का पूरा यहां से क्वेश्चन मिलने वाला है। और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं भैया, इस बात की हम 100% गारंटी लेते हैं। भाई ऐसे ही नहीं ले लेते, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई क्या चीज एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन आने हैं। हर एक चीज प्रीवियस ईयर्स, भाई पिछले 5 से 7 सालों से अपने प्यारे रसगुल्लों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो आइडिया लग ही जाता है। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से फिनिश करते हैं। इस चैप्टर से 8 नंबर तक के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बबुआ। और आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना। अब ये मत सोचना कि भैया पेपर अब तो नजदीक है, क्या लिखें। नहीं बच्चों, ये बहुत ही गंदी आदत है कि जो आप लोग लिखते नहीं हो। भले ही आप घसीट कर इधर उधर लिखो, लेकिन लिखना बेहद जरूरी है। मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत से भागोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कहते ना कि भाई बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। तो वो भी मेहनत करता है, तभी जाकर के वही उसको दाना मिलता है, भोजन मिलता है। ठीक। और वैसे भी कहा जाता है कि भैया सफलता की एक खास बात होती है कि ये हमेशा मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। तो भैया आप पर फिदा सफलता तभी होगी जब आप मेहनत करोगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है भैया? पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अजैविक घटक का वर्णन करना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है वो भी हम बताएंगे। ठीक है ना। मोस्ट में वैसे ही आ जाता है कि हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए भैया, क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर में आएगा। बाकी अगर 5 नंबर में नहीं आया तो ये समझो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो आपने प्रीवियस ईयर यानी बहुत पहले, अगर हम बात कर लें 6, 7, 8 क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन होता है ना कि इतने लंबे समय में वही गैप हो जाता है तो बहुत पुरानी चीजें हमें याद नहीं रहती। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आपने पढ़ा है तो जैसे ही पढ़ोगे यादें ताजा हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पर्यावरण के अजैविक घटकों का वर्णन करना। अजैविक घटक यानी ऐसे घटक जो निर्जीव हैं, अर्थात जिनमें जान ना हो, वो अजैविक घटक होते हैं। ठीक है। तो ऐसे घटक अजैविक घटक होते हैं, भले ही इनमें जान ना हो बच्चों, भले ही ये निर्जीव होते हैं, लेकिन इनके बिना जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल, क्या यूं समझो नामुमकिन है। ठीक है। इनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चलिए शुरू करते हैं। तो पर्यावरण के अजैविक घटक भैया निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है बच्चों तापमान। अब देखिए तापमान, ये चीजें आप बना बनाकर भी लिख सकते हो। तापमान क्या है? तो पर्यावरण, भाई तापमान पर्यावरण का सबसे ज्यादा ये प्रमुख कारक है, क्योंकि पृथ्वी पर जो औसत तापमान होता है वो ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो तापमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कहीं पर तापमान 0 होता है तो कहीं पर तापमान क्या हो 50 अंश सेल्सियस से भी अधिक पहुंच जाता है। जैसे भी बात कर ले भैया तो गर्म झरने, गंभीर सागर, गंभीर सागर से मतलब जो गहरे सागरीय मतलब क्या होते हैं क्षेत्र होते हैं। ठीक है। तो गंभीर सागर। ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों पर्यावरण का मतलब पर्यावरण पे के अजैविक घटक में पहला घटक। ठीक। क्या चीज? तापमान। दूसरा है बच्चों जल। अब भाई जल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जीव के लिए, ये आप भली भांति जानते। कहते हैं ना जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। तो जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक क्या होता है भैया? जल होता है। जाहिर सी बात है। ठीक है। आगे लिखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन पानी में ही क्या है? उत्पन्न हुआ। जाहिर सी बात है बच्चों, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीवों की उत्पत्ति हुई वो जल के माध्यम से हुई। आपने जैव विकास वाले चैप्टर में हमने बताया, वहां पर भाई आपका क्या मिलर का प्रयोग करवाया था। बिग बैंग थ्योरी वगैरह, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताया था। ठीक। तो पृथ्वी पर जीवन की भैया अगर हम बात कर लें, जीवन
पानी में ही उत्पन्न हुआ। पौधों की उत्पादकता और वितरण भी क्या है, जल पर ही बहुत ज्यादा निर्भर है। ठीक है, सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य में जल एक आवश्यक घटक होता है, यानी जीव द्रव्य में प्रमुख रूप से 90% जल ही होता है, बाकी 10% में सभी चीजें होती हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा भैया, पृथ्वी के अजैविक घटक में दूसरा जल। ठीक है, तो चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया ना भैया, आगे चलते हैं बच्चों। प्रकाश, अगला है प्रकाश। तो अजैविक घटक में नेक्स्ट है भैया प्रकाश। अब प्रकाश का भाई क्या महत्व होता है, देखिए ये सब बना बना के लिखने वाली चीज, आप नहीं भी पढ़े रहोगे ना तो आप बस बना के लिख सकते हो, सुनकर बस आपको सुनना है। देखिए भैया क्या है, पौधों की वृद्धि व विकास के लिए प्रकाश सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। क्योंकि भाई हमको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जितनी घटनाएं होंगी, चाहे फूल लगना यानी पुष्पन हो गया, बीज का अंकुरण हो गया, ठीक है, फल लगना, ये सारी चीजें क्या है, प्रकाश के कारण ही होती है। यहां तक कि पेड़ पौधे भोजन का निर्माण भी प्रकाश के कारण ही करते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे बच्चों कि प्रकाश का प्रमुख एवं प्राकृतिक स्रोत कौन है, सूर्य है। पौधों की विभिन्न क्रियाओं जैसे अभी हमने बताया प्रकाश संश्लेषण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, पुष्पन हो गया, बीज अंकुरण हो गया, इनका जो संचालन होता है वो प्रकाश के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक, और हरे पेड़ पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल, एक पर्णहरिम जिसको बोलते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से ही क्या होता है भैया, भोजन का निर्माण होता है। और पेड़ पौधे क्या है, ऑक्सीजन बनाते हैं, वही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो सभी जीव जंतु उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। तो ये तीसरा घटक हो जाएगा प्रकाश। पृथ्वी के अजैविक घटक में चौथा है भैया मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, तो बात कर लें, मिट्टी एक जटिल भौतिक एवं जैविक तंत्र है जो पौधों को क्या देता है भैया, सहारा। पौधों को ही नहीं, यहां तक जितने जीव जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे, मतलब जितने घर बने हैं, जितने कुछ भी है, तो सबके लिए आधार क्या है, पृथ्वी ही तो है। तो ये सहारा प्रदान करता है तथा उनके लिए जल, पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। पौधों की जो वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक सभी जो पोषक पदार्थ जैसे खनिज तत्व एवं जल की उपस्थिति कहां पर होती है भैया, वो मिट्टी में ही होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अजैविक घटक के अंदर चौथा घटक बोले तो मिट्टी। तो समझ गए आप कि भैया पहला क्या हो जाएगा, तापमान, तापमान के बाद देख लिया आपने जल, जल के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद ये चीज मिट्टी। ठीक, यहां तक कि इसी की श्रेणी में आप वायु भी है, वायु को भी लिख सकते हैं। तो भैया बस इतना लिखिएगा, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट वाले शुरू होते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले शुरू हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये भी भैया आता है ना तो ये डायरेक्टली 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। कभी कभार इससे थोड़ा भाई परिभाषा के लिए पूछ लेगा तो 1 नंबर में, और जब पूछता है आप प्रीवियस ईयर का भी पेपर उठाओगे तो किसी में केवल पूछ लिया समष्टि की परिभाषा दीजिए तो केवल 1 नंबर में। अगर पूछ लिया समष्टि की मतलब परिभाषित करना है समष्टि को, और साथ ही इसके विभिन्न गुणों की विवेचना करना है या विभिन्न लक्षणों की विवेचना करना है, तब ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का बन जाता है। चलिए देखते हैं बच्चों समष्टि होता क्या है। तो लिखेंगे भैया कि किसी एक निश्चित स्थान पर निवास करने वाले एक ही जाति के जीवों का जो समूह होता है उसी को समष्टि। समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन, बोले तो जो आबादी होती है, ठीक है, मतलब जो जनसंख्या होता है वही समष्टि है। यहां पर वही समष्टि नाम दिया गया है। तो यूं समझना, कह रहा है किसी एक क्षेत्र, जैसे इस क्षेत्र में क्या है भाई समूह, जैसे भाई कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितने लोग बसे हैं, तो उन लोगों का जो समूह होगा वही तो पॉपुलेशन कहलाता है, उसी को आबादी बोलते हैं, उसी को जनसंख्या कहते हैं, उसी को समष्टि कहते हैं। तो भैया इससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गया बच्चों कि किसी एक निश्चित स्थान पर या एक निश्चित क्षेत्र कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना,
पर निवास करने वाले एक ही जाति के जीवों का समूह, जैसे मानव जाति है तो भैया मानव ही जाति, ठीक, एक ही जाति के जीवों का समूह क्या कहलाएगा? समष्टि कहलाएगा। अब समष्टि के गुण में अगर हम देखें तो समष्टि के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, इनके लक्षण क्या क्या हैं, चलिए सुनिएगा, ठीक है। ये परिभाषा के तौर पर एक एक नंबर में भी अलग अलग आते हैं तो पूछते हैं। पहला है भैया समष्टि घनत्व, ठीक, क्या है? पॉपुलेशन का डेंसिटी मतलब समष्टि घनत्व कैसे निकालते हैं? देखिए बच्चों, किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में या मतलब इकाई क्षेत्रफल में, आप ऐसे भी कह सकते हैं, सुनिएगा, कि किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले सजीवों की जो संख्या होती है, ठीक, सजीवों की संख्या होती है, उसी को समष्टि घनत्व कहते हैं। या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल में या एकांक स्थान में निवास करने वाले जीवों की यानी सजीवों की संख्या क्या कहलाएगी? समष्टि घनत्व, ठीक है, डेंसिटी। इसी तरह से समष्टि घनत्व निकालते हैं, ठीक है। चलिए भैया, अगला है जन्म दर। अब जन्म दर क्या होता है? तो जन्म दर भैया देखिए होता क्या है, सीधी सी बात है कि जन्म दर किसी क्षेत्र में क्या होता है कि जीवों के जो जन्म लेने की दर होती है, ठीक, या उत्पन्न होने की दर होती है, उसी को कहते हैं जन्म दर। तो किसी क्षेत्र में सजीवों द्वारा जो संतान उत्पन्न करते हैं, तो संतान उत्पन्न करने को ही क्या कहते हैं? जन्म दर। यह होता है ना कि एक आंकड़ा होता है कि हाँ इस क्षेत्र में, ठीक, इतने क्षेत्र में कितने जीव पैदा हो रहे हैं। तो किसी क्षेत्र में क्या होते हैं? संतान मतलब जीवों द्वारा संतान उत्पन्न जो करते हैं उसी को कहते हैं जन्म दर, यानी कितने जीव पैदा हो रहे हैं वो होता है जन्म दर, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं। अगला है बच्चों समष्टि के लक्षण में नेक्स्ट है मृत्यु दर। अब मृत्यु दर किसे कहते हैं भाई, इसके बारे में भी वो बताने की जरूरत नहीं है। अब मृत्यु दर में क्या हो जाएगा, किसी एकांक क्षेत्रफल में या किसी निश्चित मतलब क्षेत्रफल में एक निश्चित समयांतराल में जितने जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जितने जीव मर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे भैया? उस दर को कहेंगे मृत्यु दर। तो लिखेंगे एक निश्चित समय में समष्टि में यानी जो पॉपुलेशन होगा उसमें मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों की जो संख्या है, अर्थात मरने वाले जीवों की जो संख्या है, वो कहलाएगा भैया मृत्यु दर। क्या कहलाएगा बच्चों? मृत्यु दर कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है लिंगानुपात। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर में अलग से भी बहुत पूछता है। लिंगानुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, ठीक है, लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है कि किसी समष्टि में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही कहते हैं लिंगानुपात। क्या कहते हैं भैया? जैसे क्या है, 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष पे जितनी महिलाएं होती हैं, 1000 पुरुषों के समकक्ष महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को कहा जाता है क्या? लिंगानुपात, ठीक भैया। ये सारी चीजें जब जनगणना वगैरह होती है तो सारी चीजें ये निकाली जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है भैया क्या चीज? लिंगानुपात। भाई कहीं कहीं लिंगानुपात अधिक है, कहीं जैसे अपने यहाँ है तो भैया अपने यहाँ की बात कर लेना, लिंगानुपात वो कम है। मतलब 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो कम है, 940-42 के समकक्ष ही है, ठीक। और बाकी अगर बात करें जैसे असम वगैरह में हो गया तो वहां पे भैया देखिए साक्षरता दर बहुत ज्यादा है, शिक्षित लोग बहुत हैं, तो वहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो भली भांति महत्व को समझते हैं। अपने यहाँ तो होता क्या है भाई, भारत में आज भी क्या है, लोग इसी धारणा में जी रहे हैं कि भाई जितने लड़के होंगे उतना पैसा कमाएंगे, जितने लड़के भाई लड़के होंगे तो घर चलाएंगे, लड़के होंगे वंश संभालेंगे। तो पुत्र की चाह में पुत्री को क्या करते हैं भाई, गर्भ में ही मार देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं जिससे लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा तो भैया ये पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, ठीक। तो लिंगानुपात क्या होता है इतना समझना है अपने को, ज्यादा नहीं, कि किसी समष्टि में प्रति 1000, हमने बताया ना 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसे कहते हैं लिंगानुपात, यानी लिंग का अनुपात, ठीक। चलिए भैया जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया ना बच्चों। चलिए बबुआ आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया ये टॉपिक ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, और हर साल पूछा जाता है, चाहे एक ही सेट में पूछे, 24 में भी आया है, ठीक। तो इसको तो अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे भैया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी लॉन्ग में ही पूछता है, 3 नंबर में या 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि समष्टि वृद्धि क्या होती है और समष्टि वृद्धि के लाक्षणिक प्रतिरूप मॉडल का विस्तृत वर्णन करना है, यानी इसके मॉडल को दर्शाना है। या बोल देगा भाई संभारिक तंत्र, या फिर बोलेगा इसको वक्र पर दर्शाइए, ठीक। क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, घबराना नहीं है भैया, ध्यान देना। देखिए बच्चों समष्टि वृद्धि में होता क्या है कि प्रत्येक जाति की जो वृद्धि है एक लाक्षणिक प्रतिरूप के साथ बढ़ती है। मतलब यूं कह लें कि कभी कभार जैसे वृद्धि धीमी हो सकती है, वृद्धि कभी कभार ज्यादा भी। भाई हर साल तो हम यूं नहीं कह सकते ना कि इस साल जितने लोग जन्म ले रहे हैं अगले साल भी उतने ही लोग होंगे। हो सकता है जन्म दर कम भी हो जाए, हो सकता है जन्म दर उससे कई गुना ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक जाति की वृद्धि एक लाक्षणिक प्रतिरूप के साथ बढ़ती है। इन लाक्षणिक प्रतिरूप को ही क्या कहते हैं भाई, वृद्धि वक्र कहते हैं। यानी एक वक्र बनता है तो वो वृद्धि वक्र कहलाता है। और वृद्धि वक्र कितने प्रकार का होता है भैया, 2 प्रकार का होता है। यानी जीवों में जो समष्टि वृद्धि होती है उसको अपन 2 ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। पहला होता है एस वक्र या सिग्माइड वक्र। ध्यान से समझना, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा परेशान कर सकता है, बट हम है ना होने नहीं देंगे परेशान। देखिए भैया एस वक्र या सिग्माइड वक्र कहते किसको है बच्चों। देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना कि प्रकृति में किसी भी प्रजाति के पास जब सीमित संसाधन हो, इस पॉइंट को समझिएगा, कह रहा है कि इस नेचर में जब संसाधन सीमित हो, मान के चले कि भाई खाना क्या है लिमिटेड हो, खाना क्या हो सीमित हो, लिमिटेड हो, और तो ऐसे क्षेत्र में जाहिर सी बात है खाने वाले बहुत ज्यादा हो जाएं तो कंपटीशन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा भाई। अगर देखिए मार्केट में किसी भी चीज की वैल्यू कम बढ़ती है जब वो प्रोडक्ट सीमित मात्रा में हो। भाई पता चले किसी मार्केट में आप ऐसा प्रोडक्ट लेने गए हो कि मुश्किल से वो 4 से 6 पीस है, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप मंडी करते होगे, बाजार में जाते होगे, जो सब्जी भाई आउट ऑफ सीजन है अगर वो आ गई है तो पता चले वो उस टाइम पता चले भाई 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 100 रुपए किलो मिलेगी। वही अगर सीजन में आ जाए तो 10 रुपए किलो में हल्ला मार मार कर बोलते हैं कि भैया ले जाओ, नहीं है 5 रुपए दो ले जाओ। तो वो चीज होता है जब संसाधन सीमित हो, तो वही कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो प्रकृति में किसी भी प्रजाति के पास जब क्या हो संसाधन, सीमित संसाधन होते हैं, तो जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। भी बताया ना, प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन या प्रतियोगिता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वही चीज बताया, जब संसाधन सीमित होंगे कंपटीशन बढ़ेगा। भैया पता चले सीट 30,000 जैसे रेलवे की निकल रही, फॉर्म पड़ रहे हैं 1 करोड़, तो भैया कितना कंपटीशन, हाई कंपटीशन होगा। तो वही चीज यहां पर है, वही चीज यहां पर है कि जब किसी प्रजाति में सीमित संसाधन होंगे तो भैया प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसी समष्टि में ध्यान समझिएगा, प्रारंभ में क्या होता है, वृद्धि धीमी गति से, शीघ्र ही क्या है तीव्र गति से, और अंत में क्या होता है वृद्धि आकर के रुक जाती है, यानी स्थिर देखने को मिलती है। और इस कारण से समष्टि में एस आकार का एक वक्र बन जाता है, जिसे एस वक्र या सिग्माइड वक्र कहते हैं। आई बात समझ में, कुछ पल्ले पड़ा भैया। इसमें कहा क्या गया है कि यहां ये कहा गया है कि जब किसी प्रजाति के पास सीमित, यानी मतलब यूं कह लें कि एक लिमिट में, ठीक, एक मतलब लिमिट में क्या है कोई संसाधन हो तो स्पर्धा होगी। ऐसी अवस्था में समष्टि में वृद्धि शुरू में बहुत धीमी गति से होगी, फिर शीघ्र ही वो वृद्धि तेजी हो जाएगी, फिर एक समय में जाकर स्थिर हो जाएगी, ठीक। इससे एक ऐसा आकार का ग्राफ बन जाता है। कैसे बनता है चलिए हम समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से एक वक्र बनता है भैया। देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बताया गया है, अब देखिएगा, मान लेते हैं कि यहां से शुरू हो रही है,
यहां से शुरू कह रहा है कि ऐसी समष्टि में भैया शुरू में क्या होता है, धीमी वृद्धि। तो भैया धीमी वृद्धि हो रही है, धीमी वृद्धि, फिर अचानक से वृद्धि तेज हो जाती है, फिर आकर के एक समय के बाद ऐसे क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी एक समय के बाद। अगर इससे देखें तो भैया इससे अगर हम बात कर ले तो यहां पर इससे क्या होती है, एक ग्राफ बनता है। अगर आप देखें तो इस तरह से एस बन गया है, एस आकार का बन गया है, तो इससे एक एस आकार का ग्राफ बन जाता है। अगर आप यहां वृद्धि को दर्शाएंगे तो ये भैया क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था है, और ये इसको त्वरित अवस्था बोलते हैं, या फिर कह लें हम मध्य अवस्था। त्वरित यानी तेजी से बढ़ जाएगा, त्वरित अवस्था, और ये आपका क्या है, अंतिम अवस्था हो जाता है। ठीक है, अंतिम अवस्था, समझ में आया। तो ये प्रारंभिक अवस्था है, त्वरित अवस्था है, ये अंतिम अवस्था। ठीक, इधर की अगर हम बात कर लें, इधर जो होता है बच्चों, तो इधर जो देखें तो ये क्या है, समष्टि का आकार है। तो लिख देते हैं इधर समष्टि, समष्टि आकार, समष्टि आकार हो जाएगा। इधर अगर ध्यान से देखें बच्चों तो ये क्या है, समय के साथ कितनी वृद्धि हो रही है ये बताएगा। तो समय को, ये समय को बताएगा। और यहां पर जो होता है भैया, ऊपर जो होता है, इसको वहन या धारण क्षमता कहते हैं। यहां पर ये बता रहा है कितनी धारण क्षमता है, तो इसको धारण क्षमता या वहन क्षमता बोलते हैं, धारण क्षमता या वहन क्षमता। तो ये एक वक्र आपको दिखाई पड़ रहा है, एक वक्र बन रहा है। अब इसको भैया एक फार्मूले से दर्शाया जाता है। ठीक, वो फार्मूला क्या है, तो यहां पर जो समष्टि वृद्धि होती है, समष्टि वृद्धि को भैया एक फार्मूले से दर्शाते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है बच्चों, तो फार्मूला हो जाता है भैया dn अपॉन dt बराबर ये हो जाता है r इंटू n, और कोष्टक में k माइनस n अपान k हो जाता है। ठीक है, ये समष्टि वृद्धि के लिए भैया फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर सब कुछ जान लेते हैं कि भाई dn अपान dt का मतलब क्या है। इसका मतलब है बच्चों समष्टि आकार में परिवर्तन, ये है समष्टि आकार में परिवर्तन, समष्टि आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कैपिटल भैया n क्या है, तो ये समष्टि आकार है, अभी होता है ना, ये समष्टि आकार है। ठीक है, r क्या होता है बच्चों, तो r दर्शाएगा दर को, समष्टि वृद्धि की क्या होती है, दर। तो आप डायरेक्टली हम दर लिख दे रहे हैं, समझ लेना कि वृद्धि की दर होती है। बाकी बच्चों जो k है, ये क्या है, वहां मतलब k जो होता है इसको धारण क्षमता बोलते हैं। ये जो k होता है धारण क्षमता, धारण क्षमता होता है। तो ये पूरा आपका फार्मूला हो जाता है भैया किसे, समष्टि दर का जो वृद्धि, मतलब इसी से निकालते हैं कितनी वृद्धि हो रही, कितना मतलब समष्टि आकार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो होता है एस वक्र या सिग्माइड वक्र क्या है, पूरा हमने डिटेल्स में समझ लिया। चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं भैया दूसरा वक्र जो बनता है वो किस तरह का वक्र बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट वक्र है जो जे वक्र या ज्यामितीय वक्र। ठीक है, जे वक्र या ज्यामितीय वक्र क्या होता है, चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। अब की बार देखिए होगा क्या, इसके पहले तो हमने ये समझा कि जब भाई किसी भी जीव के पास या प्रजाति के पास जब सीमित संसाधन होगा स्पर्धा बढ़ जाती है, एक कंपटीशन बढ़ जाता है। तो वृद्धि शुरू में धीमी होती है, फिर तेजी से बढ़ेगी ऊपर की तरफ ग्राफ, फिर डाउन हो जाएगा, यानी उसी पे कांस्टेंट यानी स्थिर हो जाएगी सीधी से। तो इससे एस आकार का वक्र बन जाता है। जे आकार में क्या होता है भैया कि जब किसी समष्टि में असीमित संसाधन हो, बोले तो संसाधन की बार कमी ही ना हो, तो ऐसे केसेस में पर्यावरणीय प्रतिरोध ना हो,
मतलब पर्यावरणीय कोई प्रतिरोध रोक टोक ना हो तो समष्टि में निरंतर तीव्रता से वृद्धि होती है। जाहिर सी बात, कोई रोक टोक नहीं होगा, ग्राफ तेजी से ऐसे भागेगा, ठीक है। निरंतर वृद्धि होती है तथा वृद्धि एकदम से, यानी जब रुकेगी तो जाकर एकदम से रुक जाती है, ठीक, क्योंकि पर्यावरणीय प्रतिरोध अचानक से एकदम प्रभावित हो जाता है। मतलब कोई ना कोई पर्यावरणीय घटना अचानक से हो जाती है जिससे पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। तो इस कारण से समष्टि में एक जे आकार का वक्र बन जाता है जिसे जे वक्र या ज्यामितीय वक्र कहते हैं। तो समझ में आ गया भैया कि जे वक्र या ज्यामितीय वक्र क्या है। जे वक्र में अब की बार संसाधन की कोई कमी ही ना हो, तो इससे होगा क्या, पर्यावरण में कोई प्रतिरोध भी ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो ग्राफ तेजी से भागेगा, लेकिन एक समय के बाद एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, नियत मतलब एकदम रुक जाएगा। क्यों? इस कारण क्योंकि इसमें जो प्रतिरोध है वो अचानक से उत्पन्न होता है, तो इससे एक जे आकार का वक्र बन जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे भाई यहां पर समझते हैं, ये क्या है, हमने भाई एक एक्स वाई अक्ष के समकक्ष मान लिया है। अब की बार जैसे ध्यान देना, यहां पर क्या हो जाएगा, अचानक से इस तरह से वृद्धि तेजी से देखने को मिलेगी, अचानक से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये एक जे आकार का सिस्टम, एक जे आकार का ये बन रहा है, जे आकार का एक वक्र क्या है भैया, बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अगर हम देखें तो ये अचानक से जाकर के रुक जा रहा है, ठीक। तो इससे एक वक्र बन जाएगा, पूरा जे के आकार का होगा। इधर देखें तो भैया ये समय को बता रहा है, समय के साथ ये वृद्धि। इधर अगर हम देखें तो ये क्या है, समष्टि आकार बता रहा है, समष्टि आकार। उसके बाद यहां पे क्या है, वहन क्षमता या इसी को धारण क्षमता कहते हैं, धारण क्षमता, ठीक। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी प्रारंभिक अवस्था है, ठीक, त्वरित अवस्था है। इसमें भी अगर देखें तो ये प्रारंभिक अवस्था है और ये अचानक से भैया त्वरित अवस्था हो जाएगी। ये अचानक से इसमें ये त्वरित अवस्था यानी तेजी से भागेगा और यहां आकर के अंतिम अवस्था में एकदम से ये रुक जाएगा, ठीक है। अचानक से रुक जाता है, यूं समझिए कि बस अचानक से एकदम ठप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक जे आकार का वक्र आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं ज्यामितीय वक्र या जे आकार का वक्र। अब इसके लिए भैया जो वृद्धि दर होगी, इसके लिए जो समष्टि वृद्धि निकालेंगे, इसके लिए समष्टि वृद्धि की दर निकालते हैं, फार्मूला हो जाता है आपका dn/dt बराबर rn। इसके लिए डायरेक्टली यही फार्मूला हो जाता है, ठीक है, dn/dt बराबर rn। तो भाई यहां पर भी वही सारी चीजें हैं, कुछ नई है नहीं। dn/dt क्या है, r क्या है, n क्या है, तो सब कुछ वही है, कुछ नया थोड़ी ना होगा बच्चों। तो भैया dn/dt क्या है, समष्टि आकार में परिवर्तन, समष्टि आकार में परिवर्तन, समष्टि आकार में परिवर्तन हो जाएगा। r क्या है, तो ये वृद्धि की दर को बताएगा भैया, क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धि की दर। और n क्या है, तो ये समष्टि आकार है, समष्टि आकार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जे वक्र या फिर यूं कह लें ज्यामितीय वक्र। आई बात समझ में? तो बच्चों समष्टि वृद्धि को हमने देख लिया, एस वक्र और जे वक्र। चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, इस चैप्टर में जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे वो यही है, ठीक, जिसका मुझे था इंतजार वो टॉपिक आ गया, ठीक है ना। तो वो घड़ी आ गई, अब तो प्यार में हद से गुजर जाना है, लेकिन किसके, किसी महबूबा के प्यार में नहीं बल्कि इसके प्यार में, ठीक है ना। किताब से दिल लगी करना है, क्योंकि किताबें अगर भाई आपके साथ बेवफाई भी करती है ना, आपका कैरियर बना के जाएंगी। तो ये भैया टॉपिक है आपका सहभोजिता, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करेगा पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या करता है 5 नंबर में ये पूरा डिटेल्स में पूछता है, लेकिन
वो केवल 5% संभावना है बस, बाकी 95% कैसे पूछता है हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ये कर सकता है कि समष्टि के बीच पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करना है, तो क्वेश्चन लेंदी बोलेगा, लेकिन इस क्रियाओं में जितने टॉपिक हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबको अलग अलग 3-3 नंबर 2-2 नंबर में डिवाइड कर देता है। क्वेश्चन बोल देगा कि सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या बोल देगा परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या कह देगा सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए, या बोल देगा स्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए, या कह देगा भैया परभक्षण पर टिप्पणी लिखिए, या पर बोल देगा मृतोपजीवी पर टिप्पणी लिखिए, क्योंकि ये सबके सब समष्टि के बीच पारस्परिक क्रियाएं हैं। तो भैया आपका यूं समझना कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां से एक क्वेश्चन इकलौता एक क्वेश्चन अलग से एक क्वेश्चन बन रहा कि सहभोजिता क्या है, इस पर भाई आपको बताना है। देखिए ये चीज हमने महत्वपूर्ण टिप्पणी में भी समझ लिया, जो बच्चों आपको हम 20 महत्वपूर्ण टिप्पणियां हमने आपको बताया था, उसी में ये एक टॉपिक था, ठीक है, मतलब 2 से 3 टॉपिक सब थे। तो सहभोजिता किसे कहते हैं, रटने की जरूरत नहीं, चलिए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर कोई फर्स्ट जीव है, अब कुछ याद आया, कुछ याद आया, हमने जो बताया था भैया इस तरह से, नहीं याद आया तो डोंट वरी, हम तो हैं ही ना, कहीं जा थोड़ी रहे। जब देखिए 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो भैया क्या होता है, लाभ होता है, जबकि दूसरे जीव को ना लाभ हो और ना हानि हो, ठीक है, समझ में आया। मतलब अब की बार भैया यहां पे क्या होगा कि 2 जीवों के बीच ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव के कारण दूसरे को भैया लाभ होता है, लेकिन दूसरे जीव के कारण पहले को ना तो कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, तो इस संबंध को ही क्या कहते हैं, इस संबंध को ही कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, सहभोजिता। क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। समझ में आया। अब परिभाषा समझिए, लिखेंगे कैसे कि 2 जीवों के बीच या 2 जातियों के बीच, कुछ भी कह लो, 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है जबकि दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इस संबंध को भैया क्या कहेंगे, सहभोजिता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक जीव को इसके कारण लाभ होता है और दूसरे को हमने बता दिया ना लाभ हो ना हानि हो, तब यही संबंध क्या कहलाएगा, भाई पहले को तो लाभ है लेकिन दूसरे को ना लाभ है ना हानि है, ठीक, तो इस संबंध को कहते हैं सहभोजिता। अब उदाहरण सबसे जरूरी है इसका, जैसे आम और आर्किड के बीच संबंध। क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी में, दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन ये कहता है कि ओ भाई मारकर गिर गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या करता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछता है अक्सर, भाई पूछता है कि एक आम के पेड़ पर या आम के पेड़ की शाखा पर एक आर्किड का पौधा उगा हुआ है, तो आम और आर्किड के बीच में कौन सा संबंध है आपको बताना है, ठीक है, यानी उसको विस्तार में समझाना है। तो आपको समझाना पड़ेगा बच्चों कि आम और आर्किड के बीच में सहभोजिता का संबंध होता है। तो फोन से परेशान हो जाते हैं, तो क्या बताया बच्चों कि आम और आर्किड के बीच में क्या है, सहभोजिता का संबंध होता है। अब क्यों होता है जरा गौर से सुनिएगा। इसमें अगर हम देखें तो भैया जो आम का पेड़ है इसको ना लाभ है ना हानि है, लेकिन अगर देखें तो आर्किड के पौधे को तो लाभ ही लाभ है। अब देखिए आर्किड का पौधा जो होता है वो आम के पेड़ पर ही उगता है, तो भैया आम को तो ना तो कोई फायदा है उससे ना तो कोई नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जबकि आर्किड के लिए तो भैया वो क्या है, एक शरण स्थली है, तो आर्किड का पौधा उसी पे उगा है तो उसके लिए सहारा बना हुआ है, ठीक है, आम का पेड़ उसके लिए सहारा बना है, तो आर्किड को तो लाभ ही लाभ है, लेकिन क्या है आम का जो पेड़ है इसको ना लाभ है ना हानि। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल की तरफ अपन चलते हैं भैया, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, पहला है, दूसरा जैसे भैया व्हेल मछली और बार्नेकल, व्हेल मछली
तथा बारनेकल के बारनेकल के बीच संबंध। तो व्हेल मछली और बारनेकल के बीच जो संबंध होगा इसमें समझना है। देखिए अब व्हेल मछली और बारनेकल के बीच का संबंध क्या होता है। बारनेकल क्या है, आज जाकर सर्च मारना, अभी सर्च मार लेना कि देखिए व्हेल जो मछली होती है उसके शरीर पर हजारों की संख्या में छोटे छोटे ऐसे, मतलब एक ऐसे लगेगा कि दाने की दार ऐसे उसी पे चिपके रहते हैं व्हेल मछली। व्हेल तथा बारनेकल सर्च मारिएगा आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो उस पे क्या है, ऐसे छोटे छोटे चिपके रहते हैं ऐसे दानेदार, ठीक, वो होते हैं बारनेकल। तो इसमें भैया बारनेकल को तो क्या है बच्चों, लाभ है, क्योंकि बारनेकल के लिए क्या है, वो व्हेल मछली ठिकाना है, घर है, उसी पे पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो व्हेल मछली है बच्चों, इसको ना कोई लाभ है उससे, बारनेकल से, और ना ही कोई हानि है, ना हानि है, मतलब इसको कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये हो जाता है सहभोजिता। ठीक, अब तो क्लियर हो गया कि जब एक जीव के कारण, मतलब दो जीवों के बीच है ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को भाई दूसरे जीव के कारण लाभ हो, बट दूसरे वाले को ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, तो यह संबंध कहलाएगा भैया सहभोजिता। क्या कहलाएगा बच्चों, सहभोजिता। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के भाई संबंध को समझते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं परजीविता। अब परजीविता क्या है वो समझते हैं। देखिएगा परजीविता क्या होता है बच्चों। परजीविता की बार दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ हो और दूसरे को हानि हो। अब की बार, इसके पहले दूसरे को ना लाभ था ना हानि था, लेकिन यहां पर एक जीव को लाभ होगा दूसरे को हानि होगी। ठीक है, तो हमने अब की बार क्या बताया बच्चों कि दो जीवों को मान लेते हैं, फर्स्ट जीव इधर है कोई और ये सेकंड जीव कोई है। तो अब की बार कह रहा है दो जीवों के बीच होने वाला ऐसा संबंध, ठीक है, इन दोनों जीवों के बीच इस प्रकार का संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ हो, क्या हो, एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे जीव को भैया मतलब हानि होती है, दूसरे जीव को हानि होती है, दूसरे जीव को हानि होती है। तो ये जो संबंध कहलाएगा इसे बोलते हैं परजीविता। क्या कहते हैं, परजीविता, क्योंकि भाई ये परजीविता परजीवी शब्द से बना है। इसमें एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है, आश्रित होता है, उसी से भोजन प्राप्त करेगा, उसी सब कुछ होगा। तो इसमें जाहिर सी बात है एक को लाभ होगा दूसरे को हानि होगी। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे कि दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होती है, तो इस संबंध को ही परजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परजीविता कहते हैं। अब जैसे में, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मनुष्य तथा जूं के बीच संबंध, मनुष्य तथा जूं के बीच संबंध। अगर इसमें देखें भैया, तो अगर आप देखें तो मनुष्य, भाई मनुष्य को तो क्या होगा, मनुष्य को हानि होगी, और ये जूं जो है इसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा। जाहिर सी बात, क्योंकि जूं तो भाई हमारा खून पी रहा है, भाई मनुष्यों पर वो आश्रित होता है, उसी का भाई मनुष्य का जो शरीर है वो ठिकाना है जूं के लिए, तो उसके शरीर से तो भैया वो खून पी रहा है, तो मनुष्य जूं को तो लाभ ही लाभ है, उसको भाई भोजन मिल रहा है, बट मनुष्य को हानि हो रही है। तो मनुष्य और जूं के बीच संबंध, इसी तरह मनुष्य और खटमल के बीच संबंध, या मनुष्य और यूं कह लें कि भाई मच्छर के बीच संबंध, तो ये सब जो संबंध कहलाएगा वो परजीविता होगा, जिसमें एक जीव को तो क्या होगा बच्चों, लाभ होगा, जबकि दूसरे जीव को अब की बार हानि होगी। तो ये संबंध परजीविता कहलाएगा। आई बात समझ में। चलिए रसगुल्लों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बबुआ, अगला है सहोपकारिता।
ठीक, देखिए पहला सहभोजिता, दूसरा परजीविता, अब की बार सहोपकारिता। ठीक है, देखिए सहोपकारिता क्या है? अब की बार दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को दूसरे के कारण लाभ हो, दूसरे को पहले, यानी अब की बार दोनों जीवों को लाभ हो। भाई पहले में क्या देखा था? सहभोजिता में एक को लाभ था, दूसरे को ना लाभ ना हानि। परजीविता में एक को लाभ था, दूसरे को हानि। अब की बार सहभोजिता मतलब सहोपकारिता है, तो अब की बार दोनों को लाभ हो। ठीक, तो अब की बार हमने क्या बताया कि दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया, तो भैया मान लेते हैं एक जीव इधर है, एक जीव इधर है, तो दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया कि जब क्या हो जाए, अब की बार भाई पहले जीव को भी लाभ हो दूसरे के कारण, और दूसरे जीव को भी पहले के कारण लाभ हो, इसको भी लाभ हो। ठीक है, अब की बार मतलब क्या हो बच्चों? दोनों को लाभ हो। तो ये संबंध क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा भैया सहोपकारिता। सहोपकारिता, इस संबंध को सहोपकारिता कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिखेंगे कि दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, तो इस संबंध को अपन क्या? सहोपकारिता, सहोपकारिता कहेंगे। जैसे बात कर ले भैया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कवक तथा शैवाल के बीच संबंध, शैवाल में संबंध, इनमें संबंध अगर हम देखें, कवक और शैवाल में संबंध। ठीक है, इधर का पोर्शन है, इधर ही रहने देते हैं। तो अगर हम देखें तो कवक को भी भाई क्या है? लाभ होगा, तो शैवाल को भी लाभ होगा। तो इनके बीच, ठीक, या कवक और पौधों के बीच संबंध मतलब प्लांट्स इस तरह से, जैसे देखिए इनमें अगर हम संबंध देखें तो कवक क्या करता है भाई? जो भोजन है, मतलब क्या कहते हैं, ये जो खनिज लवण है, जल है, इसका अवशोषण करता है, जबकि शैवाल भोजन का निर्माण करता है। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो सहोपकारिता के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के कारण दोनों को लाभ ही लाभ होगा। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब देखते हैं भैया प्रतियोगिता या स्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए ये भी उसी का टॉपिक है, ये भी जीवों के बीच पाई जाने वाली मतलब ये पारस्परिक क्रियाओं का ही रूप है। ठीक है, तो हमने इसको एक अलग क्वेश्चन ही बना दिया है, क्योंकि ये अलग ही पूछा जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक, आपका ये ध्यान देना भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है पूरा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि इतने सेट बनते हैं, किसी ना किसी में तो देगा ही देगा। स्पर्धा अंग्रेजी में कहते हैं ना कंपटीशन, अभी जिसके बारे में हमने समझा। स्पर्धा क्या होती है? देखिए जब दो या दो से अधिक जीवों कह लें या प्रजातियों के बीच भोजन को लेकर, आवास रहने को लेकर के, ठीक, अन्य जो संसाधन होंगे उनके लिए जब क्या हो, संघर्ष करते हैं। संघर्ष का मतलब मारपीट करते हैं। भाई मनुष्य जैसे आज क्या कर रहा है, जैसे हमने बताया ना कोई वैकेंसी निकल रही है, तो उनके बीच मतलब क्या है, संघर्ष हो रहा है, सब संघर्ष किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो भाई एक व्यक्ति दूसरे को पीछे करने की होड़ में लगा हुआ है कि भाई मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मुझे एक सीट चाहिए, मुझे एक सीट उसमें चाहिए। दूसरा सोच रहा है चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार निकाल के रहूंगा। कोई तीसरा बंदा सोच रहा है चाहे जान चली जाए, नहीं खाऊंगा 2-4 महीने ढंग से, लेकिन पढ़ाई दिन रात करूंगा और अब की बार एक सीट निकालना, अब की बार सरकारी नौकरी लेना है। तो ये क्या होता है, संघर्ष होता है। तो भैया क्या है कि स्पर्धा कहते किसको हैं, जब दो या दो से अधिक जीवों के बीच में भाई भोजन को लेकर, आवास को लेकर, ऊर्जा, खनिज व जल आदि संसाधन के लिए ये संघर्ष करते हैं, तो इस घटना को ही स्पर्धा कहते हैं। भैया आज मनुष्यों के बीच में हो रहा है, भाई खेत बाड़ी के लिए, भाई घर के लिए, है ना, भाई घर के बंटवारा कर रहे हैं, घर का बंटवारा कर रहे हैं, खेत का बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है ना, बाग बगीचे का बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है, भाई सामान बांट रहे हैं कि ये मेरा बर्तन है, ये मेरा बर्तन है, ये इतना तुम्हारा है, इतना मेरा है, ठीक है, जमीन ये इतनी तुम्हारी है, इतनी मेरी है। तो ये क्या हो रहा है भाई,
संघर्ष, मतलब ये सब इन सब के लिए भाई बंटवारा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, भाई हमको चाहिए कैसे भी। तो इन सब के लिए वही चीज है, जब जीवों के बीच में, भाई जीव जंतु किसके लिए, वो मकान के, उनके लिए, भाई भोजन का मतलब क्या है, कोई भी चीज है। और यहां पर आवास को मतलब ऐसा नहीं वो घर गाड़ी बंगले के लिए कर रहे हैं, बल्कि वो भी तो रहने के लिए ही तो कर रहे हैं। भाई जैसे जंगल में कोई खूंखार प्राणी आ जाए तो अन्य जो छोटे मोटे रहेंगे इधर उधर वो तो भाग लेंगे, क्योंकि उनका घर उजड़ गया। तो वहां पर भाई अपना आवास कौन बना लेगा, वो खूंखार वाला। तो वही चीज कि जब दो या दो से अधिक जीवों के बीच में भोजन यानी खाने को लेकर, आवास रहने को लेकर के, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा और खनिज जल आदि संसाधन के लिए वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, एक दूसरे से लड़ते वगैरह हैं, इधर उधर सारी चीजें हैं उसमें। तो ये घटना ही स्पर्धा कहलाती है। अब स्पर्धा दो प्रकार की होती है। कितने टाइप की बच्चों, दो टाइप की होती है। पहला होता है अंतरजातीय स्पर्धा। अब अंतरजातीय स्पर्धा में क्या होता है समझना, जब समान जातियों के बीच में संघर्ष हो, मतलब एक ही जाति के जीव, जैसे शेर और शेर के बीच में हो जाए, ठीक, भेड़िए और भेड़िए के बीच में हो जाए, इस तरह से, ठीक, हिरण और हिरण के बीच में। तो जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच में भोजन, आवास, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज व जल आदि संसाधन के लिए स्पर्धा हो, तो वो क्या कहलाएगा, अंतरजाति। और दूसरा होता है अंतराजाति। अंतराजाति में क्या होता है, दो विपरीत प्रजातियों के बीच अब की बार होगा। समझ में आ गया। अंतरजाति में याद रखना समान जातियों के बीच यानी एक ही जातियों के बीच होगा, ठीक है। और अंतरा जाति में क्या होगा, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में। ये भाई मनुष्य क्या है, किसी जंतु से लड़ रहा है, ठीक है, मनुष्य अपने बचावे के लिए, वो अपने बचावे के लिए, तो ये अंतरा जाति होगा। तो जब दो अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में भोजन, आवास, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज एवं जल आदि संसाधन के लिए स्पर्धा हो, तो इसे कहेंगे अंतराजातीय स्पर्धा। तो समझ में आ गया स्पर्धा क्या है, और अंतरजातीय स्पर्धा और अंतराजातीय स्पर्धा। चलिए बबुआ जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया बच्चों, चलिए आगे आते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है रसगुल्लों, देखिए ये भी उसी का मतलब उसी क्वेश्चन से है जो पारस्परिक क्रियाओं वाले में, लेकिन हमने अलग अलग क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग ही पूछेगा, तो इससे आप इसको अच्छे से दिमाग में रख भी पाओगे। परभक्षण क्या है, इस पर टिप्पणी लिख देना है। परभक्षण, ये पर मतलब दूसरे का, भक्षण मतलब खा जाना, यानी परभक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है परभक्षण। और इसमें भैया जो जीव दूसरे जीव को मारता है उसे परभक्षी कहते हैं, और भाई जिसका भक्षण हो जाता है वो भक्ष्य कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया परभक्षण क्या है। तो परभक्षण एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, ठीक है, वो क्या, ये घटना ही कहलाएगी परभक्षण। जो जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है उसे परभक्षी कहेंगे, और जिस जीव को खाया जाता है वो भक्ष्य कहलाता है, ठीक है। जैसे शेर, मनुष्य, मेढक, कुत्ता सभी के सभी परभक्षी हैं। क्यों है, क्योंकि भाई शेर हिरण को मार रहा है, तो शेर क्या है, परभक्षी, और हिरण क्या है, भक्ष्य। जैसे भाई मनुष्य है तो ये भी मुर्गा, बकरी, बकरा में परेशान है, मछली में, तो भैया मनुष्य परभक्षी, जिसको मार रहा है वो भक्ष्य कहलाएगा। इसी तरह मेढक वगैरह है तो ये भी छोटे कीड़े मकोड़ों का भक्षण कर रहा है। कुत्ता हो गया तो ये भी क्या है, छोटे मोटे जीव, पक्षी, ठीक है, इन सब का भाई क्या करे, इन सबको निवाला बना रहा है, तो ये परभक्षी कहलाएगा। और जिसको मारेगा भैया वो क्या है, भक्ष्य कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक मृतोपजीवी किसे कहेंगे। अब की बार देखिए मृतोपजीवी, मृतोपजीवी समझना है क्या। मृतोपजीवी यानी मृतोप का मतलब जो मरे हुए, ठीक, मरे हुए हों और उनसे अपनी जीविका चलाए। समझ में आया, मतलब ये ऐसा है कि ऐसे जीव जो मरे और सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर लें वो कहलाएगा भैया, उसको कहेंगे क्या, मृतोपजीवी, ठीक। जो मतलब जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, भाई कोई जीव जड़ मतलब क्या है, मर जाता है, कुछ टाइम के बाद वो सड़ जाएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इधर से अंदर से क्या है उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको सबको गलाने का, पचाने का काम वही करते हैं, ठीक। तो भाई मृतोपजीवी क्या है, ऐसे जीव जो मरे हुए या सड़े गले जीवों से अपना भोजन
प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? उसे कहते हैं मृतोपजीवी। जैसे म्यूकस, राइजोपस जीवाणु आदि, ये क्या हो जाएंगे? मृतोपजीवी कहलाते हैं। समझ में आ गया भैया? परभक्षी क्या है और मृतोपजीवी क्या है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीस्टोन प्रजातियां क्या है। ये तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपन लिखेंगे कीस्टोन प्रजातियां किन्हें कहते हैं। देखिए भाई कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं। देखिए कीस्टोन प्रजातियां, अब इसके अंदर भाई पेड़, प्रमुख रूप से हम कह लें बड़े बड़े वृक्ष आते हैं, पेड़ पौधे, और जंतुओं में भी कीस्टोन प्रजातियां होती है, जैसे चूहों वगैरह की प्रजातियां जो अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो केवल यहाँ कीस्टोन प्रजातियों से रिलेटेड है क्या? तो कीस्टोन प्रजातियां, ध्यान देना, ऐसी प्रजाति या प्रजातियों का समूह, हमने क्या बताया? ऐसी प्रजातियां या प्रजातियों का समूह जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं तथा वातावरण में स्थिरता लाती हैं, यानी बैलेंस मतलब बनाए रखती हैं, ठीक, उन्हें कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। ये प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मिट्टी की रचना, मिट्टी के रसायन एवं खनिजों की रचना को भी क्या है? परिवर्तित करके उन्हें प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। आगे बात कर लें भैया, ये जो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं, ये प्रजातियां अपने अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि अपने कार्यों के कारण जानी जाती हैं। मतलब ये ऐसा जी भाई पेड़ पौधे हैं अपनी संख्या की वजह से जाने जाते हैं, हाँ बड़े ज्यादा बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, नहीं, तो लेकिन ये प्रजातियां अपने मतलब केवल संख्या के कारण ही नहीं जानती बल्कि ये अपने कार्यों के कारण ही जानी जाती हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा प्रभावी होते हैं कि जितना भाई 10 पेड़ मिलकर काम करेंगे ये अकेले काम कर देती हैं। तो वही चीज है, जो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करके एक सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र निर्मित करती हैं, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता, तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता आदि में भी काफी परिवर्तन आ जाता है। जैसे विशाल वृक्ष, तो भैया विशाल वृक्ष ये क्या है? नेचर को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। मतलब नेचर को क्या है भाई, अगर ये विलुप्त हो जाएंगे तो पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ जाएगा, यहाँ की जलवायु बिगड़ जाएगी, और साथ ही साथ हम बात कर लें पूरा का पूरा, भाई जलवायु बदलेगा, जाहिर सी बात है कि पूरा पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। तो या यूं कह लें कि कीस्टोन प्रजातियां हैं पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, अहम रोल अदा करती हैं। तो समझ में आ गया भैया कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, ठीक है। जैसे में हमने बताया ना, विशाल जो बड़े बड़े लंबे चौड़े मोटे मोटे वृक्ष होते हैं, ये क्या है? जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। समझ में आ गया? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अब 2 चैप्टर आपके बचते हैं, जल्द ही उनका भी निपटारा हो जाएगा। परेशान नहीं रहना, मजे में सीखते चलो, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, कभी बोझ मत समझो। अगर बोझ समझ के पढ़ाई करोगे बच्चों तो हमेशा आप तकलीफ में ही रहोगे और चीज़ें याद भी नहीं होंगी। एकदम मजे में सीखो, ऐसा नहीं कि यार अरे बड़ा हुआ बहुत बड़ा, मतलब ऐसा है कि बहुत हम पेपर ऐसा दे जा रहे हैं तो अब क्या होगा क्या। अरे कुछ नहीं यार, बस मजे में एकदम चिल करते हुए पढ़ो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, और होता भी भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस आपका काम है अभी दिन रात मेहनत करना, पढ़ाई करना, बस और कुछ नहीं। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जल्द ही भैया 1 मिलियन तक फैमिली को पहुंचा दीजिए। हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।